नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ ही जो युद्ध के मैदान से आ रही है। युद्ध के मैदान में अब ऐसा अनर्थ होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पुतिन परमाणु विध्वंस कर यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकते हैं। यूक्रेन के सर्वनाश का सबसे तेज सायरन उस वक्त बजने लगा जब यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 4 इलाकों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। मॉस्को में तो क्रेमलिन के पास ही ड्रोन भी जाकर गिरा। बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस बात से भड़के पुतिन ने हमले के लिए 16 Tu-160 बॉम्बर भेज दिए, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस हमले की जानकारी मिलते ही 16 Tu-160 बॉम्बर भेज दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर घातक हमले के लिए 8 प्रकार की मिसाइल तैनात कर दी गई है। एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन पर जल, थल और नभ से बारूदी बारिश करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है पुतिन द्वारा। समंदर से भीषण हमले की तैयारी की जा रही है। रूस ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को 300 कैलिबर मिसाइलें भेजी हैं और कहा है कि तैयार रहे। पुतिन के आदेश के बाद भीषण अटैक के लिए 6 मिसाइल सेंटर को एक्टिवेट कर दिया गया है और अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। 24 घंटे यूक्रेन के लिए कयामत का वक्त होगा। अब तक का सबसे बड़ा अटैक शुरू होने वाला है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेन का क्या हश्र होने वाला है, अब हम आपको इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन अब मृत्यु लोक बनने वाला है। पुतिन ऐसा प्रतिशोध लेने जा रहे हैं जिससे यूक्रेन कब्रिस्तान बन जाएगा। पुतिन ने यूक्रेन दहन के लिए अपनी सबसे घातक मिसाइल बुलावा निकाल ली है। रणभूमि में अब एटमी लावा फटने वाला है। पुतिन के परमाणु प्रतिशोध की वजह बनेगा वो धमाका जो मॉस्को में हुआ। ज़ेलेंस्की सेना ने एक बार फिर से मॉस्को को दहलाने की कोशिश की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर के पास ही ड्रोन से विस्फोट किया। सुबह सुबह यूक्रेन ने कई घातक ड्रोन दागे। मॉस्को के आसमान में कई ड्रोन मंडराते हुए नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मॉस्को के एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। लेकिन एक ड्रोन ने मॉस्को के बिजनेस हब एक्सपो सेंटर को हिट किया। हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक्सपो सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा। ड्रोन अटैक की वजह से एक्सपो सेंटर की दीवारें और छत बर्बाद हो गई। जिस एक्सपो सेंटर पर हमला हुआ वहां से पुतिन का सरकारी घर काफी करीब है। क्रेमलिन और एक्सपो सेंटर के बीच की दूरी महज 5 किलोमीटर है। ऐसे में शक है कि यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर क्रेमलिन था, यानी रूसी राष्ट्रपति का घर। लेकिन यूक्रेन का ये विध्वंसक प्लान कामयाब नहीं हो सका। पहली बार रूस की आइकॉनिक इमारत इवोल्यूशन टावर के पास हमला हुआ तो मॉस्को में इमरजेंसी लग गई। सभी हवाई उड़ानें रोक दी गईं, एयरपोर्ट बंद हो गए, शहर का ट्रैफिक रोक दिया गया। आसमान में रूसी फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर गरजने लगे। मॉस्को के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। यूक्रेन का ऑपरेशन मॉस्को सफल तो नहीं हुआ, अलबत्ता इसने पुतिन के सब्र की सीमा का बांध तोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 महीने से यूक्रेनी फोर्स लगातार मॉस्को पर बड़ा हमला करने की कोशिश कर रही है। पिछले 45 दिनों में यूक्रेन ने 16 बार मॉस्को को ड्रोन से दहलाने की कोशिश की है। अगस्त में यूक्रेन की ये हिमाकत बहुत बढ़ गई है। अगस्त में अब तक यूक्रेन मॉस्को पर 5 हमले कर चुका है। 1 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त और 18 अगस्त। ये वो तारीख है जब यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को को दहलाने की कोशिश की। हर तीसरे दिन मॉस्को की तरफ ड्रोन दागे गए। यूक्रेन के इन्हीं सीरियल हमलों की वजह से पुतिन का सब्र टूट गया है। पुतिन ने यूक्रेन को जलाने की कसम खा ली है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने शस्त्रागार से 8 तरह की सबसे घातक मिसाइलें निकाल ली। यूक्रेन पर चारों तरफ से ऑल राउंड मिसाइल अटैक होने जा रहा है। अगले 24 घंटे में यूक्रेन का दहन तय है। यूक्रेन को बारूद से पाटने के लिए पुतिन ने Tu-160 बॉम्बर की एक पूरी स्क्वाड्रन भेज दी है। रूस के 16 बॉम्बर एक साथ यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने वाले हैं।
इसी के साथ रूसी सेना ने हमले के लिए 8 तरह की घातक मिसाइलें निकाल ली हैं। ये मिसाइलें हैं बुलावा मिसाइल, KH-102, KH-101, KH-55, कैलिबर और किंजल, जिरकॉन और इस्कंदर। इन मिसाइलों को यूक्रेन के पास मौजूद रूसी मिसाइल सेंटर पर भेज दिया गया है। ये जैसे ही मिसाइल सेंटर पर पहुंचेंगी, यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा आघात शुरू हो जाएगा। पुतिन सेना समंदर से भीषण प्रहार करने की तैयारी कर चुकी है। रूसी नौसेना समंदर से बुलावा मिसाइल से हमला करेगी। बुलावा मिसाइल बहुत ही घातक और विनाशक है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। आसमान से यूक्रेन पर KH-102 मिसाइलें बरसने वाली हैं। ये मिसाइल 5500 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देता है। रूसी सेना KH-101 मिसाइल से भी प्रहार करेगी। KH-101 की रेंज 4500 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली KH-55 मिसाइल भी यूक्रेनी शहरों पर बरसने वाली है। ब्लैक सी फ्लीट से रूसी नेवी कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागने वाली है। कैलिबर की रेंज 2500 किलोमीटर है। रूसी बॉम्बर यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से स्ट्राइक करने वाले हैं। किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे इंटरसेप्ट करना असंभव होता है क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा होती है। पुतिन ने जिरकॉन मिसाइलों को भी हमले के लिए रेडी कर दिया है। जिरकॉन मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस्कंदर मिसाइलें भी ज़ेलेंस्की और उसकी सेना से अब तक का सबसे बड़ा बदला लेने वाली हैं। मतलब यह कि मिसाइल प्रहार से पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटाने वाले हैं। पुतिन 8 घातक मिसाइलों से इसलिए विध्वंस करने वाले हैं क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को के साथ साथ रूस के 4 इलाकों को एक साथ तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेनी सेना जिस वक्त मॉस्को पर ड्रोन दाग रही थी, ठीक उसी वक्त रूस के कई और इलाकों में एक साथ हमला कर रही थी। मॉस्को के साथ साथ नोवोरोसिस्क, रूसी सेना के ट्रेनिंग सेंटर और सेवास्तोपोल पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बंदरगाह पर तैनात ब्लैक सी फ्लीट की 2 वॉरशिप को डुबोने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक सी फ्लीट ने इस बारूदी साजिश को पूरी तरह से फेल कर दिया। नोवोरोसिस्क में भी यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे। धमाके की वजह से कार्गो टर्मिनल में भीषण आग लग गई। हमले के बाद कार्गो टर्मिनल का क्या हश्र हुआ, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। धमाका हुआ, आग लगी तो सामान धू धू कर जल गए। आसमान में काले धुएं का बहुत बड़ा बवंडर नजर आने लगा। ज़ेलेंस्की सेना की गुस्ताखी यही खत्म नहीं हुई। उसने रूसी सेना के ट्रेनिंग कैंप पर भी जबरदस्त प्रहार किया है। यूक्रेन के हमले में न सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर बर्बाद हो गया, बल्कि 18 रूसी सैनिकों की भी जान चली गई। मॉस्को, सेवास्तोपोल, नोवोरोसिस्क और रूसी सेना का ट्रेनिंग सेंटर, यूक्रेन ने एक साथ इन चारों जगहों पर विध्वंसक हमला किया। ज्यादातर हमलों को रूस ने नाकाम कर दिया, लेकिन नोवोरोसिस्क और ट्रेनिंग बेस पर हुए हमले में रूस को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि पुतिन के गुस्से का पारा उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पुतिन ने अपनी सेना को अब तक का सबसे बड़ा और बारूदी प्रतिशोध लेने का आदेश दिया है। रूसी शस्त्रागार से 8 प्रकार की खतरनाक मिसाइलें निकाल ली गई हैं। अगले 24 घंटे में यूक्रेन का वो हाल होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पुतिन का गुस्सा इस बात का ऐलान कर रहा है कि अब यूक्रेन का संपूर्ण दहन होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने यूक्रेन पर बेहिसाब बारूद बरसाया है, जिसके अंजाम के तौर पर यूक्रेन के कई इलाकों में कमजोरी आई है। यूक्रेन के कई हथियार नष्ट हो गए हैं और हजारों सैनिक भी मारे गए। लेकिन युद्ध में सबसे अहम है जीत हासिल करना। बाखमुत के बाद यूक्रेन से पुतिन को आखिरकार जीत की एक खुशी मिल ही गई है। रूस का दावा है कि बाखमुत के बाद अब खार्किव के कुपियांस्क में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यानी जिस तरह बाखमुत का पूरा इलाका रूस ने जीत लिया था, उसी तरह कुपियांस्क के भी चप्पे चप्पे पर अब रूसी सैनिकों का कब्जा है। जीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश भी तेज हो गई है।
बहुत दिनों बाद वॉर जोन से क्रेमलिन भेजी गई एक खबर ने पुतिन के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जिस प्लान पर पुतिन के कमांडर्स ने पूरा भरोसा जताया था वो कामयाब हुआ है। बाखमुत विजय के बाद अब यूक्रेन के कुपियांस्क पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। स्कंदर मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद ये रूस के खाते में जाने वाली पहली जीत है। हालांकि यूक्रेन अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस खार्किव विजय का अभियान शुरू कर चुका है और आगाज कुपियांस्क से हुआ है। रूस के दावों के मुताबिक कुपियांस्क मिशन में करीब 3 महीने का वक्त लगा। जंग के दौरान करीब 5,500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। 100 से ज्यादा यूक्रेनी हथियार नष्ट किए गए। कुपियांस्क में 3 हथियार के गोदाम नष्ट कर दिए गए। कुपियांस्क की जीत इतनी आसान नहीं थी, लेकिन रूस ने कुपियांस्क में भी बाखमुत वाला फॉर्मूला अपनाया। आपको रूस की पूरी प्लानिंग बताएं उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर कुपियांस्क को ही रूस ने पहला टारगेट क्यों बनाया। कुपियांस्क रणनीतिक तौर पर बेहद अहम जगह है। कुपियांस्क रेल नेटवर्क का सबसे अहम केंद्र है। कुपियांस्क में 5 जगहों से रेल लाइन आती है। कुपियांस्क में एक रेलवे लाइन रूस तक जाती है। रूस की सेना का दावा है कि कुपियांस्क पर फाइनल अटैक करने में सिर्फ 3 दिन का वक्त लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुपियांस्क के गवर्नर रूस के समर्थक है। ऐसे में कुपियांस्क पर कब्जे में रूस को ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। यूक्रेन के सैनिकों ने हार से पहले रूस के मकसद को नाकाम करने के लिए एक रेलवे पुल को उड़ा दिया ताकि रूस कुपियांस्क पर कब्जे के बावजूद रेल नेटवर्क का इस्तेमाल न कर सके। 10 सितंबर 2022 को यूक्रेन ने खार्किव में पलटवार किया था। कुपियांस्क और तमाम शहरों से रूसी सैनिकों को तब लौटना पड़ा था। अब एक बार फिर यूक्रेन कुपियांस्क को खाली करा रहा है। 37 इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है। खार्किव से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के बाद कुपियांस्क की सुरक्षा को बेहद सख्त कर दिया गया था। यहाँ यूक्रेन के सैनिक भारी आर्टिलरी और एयर डिफेंस के साथ तैनात थे। लेकिन रूस ने बाखमुत की तरह यहाँ भी एक ट्रायंगल फॉर्मूला तैयार किया। अब आपको बताते हैं कि ये ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है। बाखमुत विजय के लिए वैगनर ग्रुप ने ऑपरेशन मीट ग्राइंडर शुरू किया था, जिसका मतलब था चारों तरफ से घेर कर दुश्मन को खत्म करना। कुपियांस्क में भी ऐसा ही हुआ। कुपियांस्क में यूक्रेनी फौज की भारी तैनाती थी। टैंक, MLRS और एयर डिफेंस जैसे हथियार मौजूद थे। रूस के सैनिकों ने यहां अटैक से पहले इसके 3 तरफ से माइंस का जाल बिछाया गया। कुपियांस्क की सीमा पर 3 तरफ से माइंस लगा दी गई। 3 तरफ से माइंस से घेरने के बाद चौथी तरफ से रूस के सैनिकों ने हमला शुरू किया। भारी गोलाबारी की गई और यूक्रेन के सैनिकों ने अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश की। सामने रूसी फौज थी, इसलिए यूक्रेन की फौज बाकी रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां माइंस मौजूद थी और माइंस की वजह से यूक्रेन की फौज को भारी नुकसान हुआ। रूस की सेना आगे बढ़ती रही और कुपियांस्क पर रूस का कब्जा हो गया। रूस कुपियांस्क का मिशन कंप्लीट मान रही है और अब खार्किव पर दोबारा कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ताबड़तोड़ अटैक का सिलसिला वैसा ही जैसा पहले था। वीडियो देखकर लगता है जैसे किसी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन ये वॉर जोन में ओडैप 500P बम के इस्तेमाल की तस्वीरें हैं। एक ही धमाके में कई किलोमीटर के इलाके को तबाह करने वाले इस बम का इस्तेमाल रूस ने शुरू किया है ताकि जीत का मिशन कम समय में पूरा किया जा सके। नेटो यूक्रेन को कई गेम चेंजर हथियार देने की प्लानिंग कर रहा है। यही वजह है कि रूस भी अब अपने घातक हथियारों की एंट्री युद्ध में करवा चुका है। कोशिश है कि नेटो के हथियार पहुंचने से पहले ही यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। कुपियांस्क में रूस के टैंक की तैनाती कर दी गई है। यूक्रेन के बचे खुची आर्टिलरी के खात्मे के लिए लगातार गोलाबारी चल रही है। वॉर जोन में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। नीपर नदी को पार करने से इनकार करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को अब मौत की सजा दी जा रही है। यूक्रेनी जवान खुद एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। रूस के सैनिकों का काफिला गुजर रहा है और रास्ते में नजर आ रहा है एक जला हुआ लेपर्ड टैंक। ज़ेपोरिज़िया में रूस की सेना चुन चुन कर लेपर्ड टैंक को नष्ट कर रही है। नीपर नदी के किनारे रूस के सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है जिसमें जोरदार धमाका दिखाई दे रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी ठिकाने को एक हमले में तबाह कर दिया गया।
रूस का FPV ड्रोन यूक्रेन के लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। ड्रोन लगातार चुन चुनकर यूक्रेनी फौज का शिकार कर रहा है। इस ड्रोन से जंगल में छिपे यूक्रेनी सैनिकों की तलाश की जाती है और फिर बेहद नजदीक से ग्रेनेड ड्रॉप कर दिया जाता है। FPV ड्रोन की मदद से ही यूक्रेनी सैनिक अब बंकर्स और इमारतों में भी सुरक्षित नहीं है। हार और हताशा के बीच यूक्रेन ने भी कुछ वीडियो जारी करके रूसी सैनिकों पर पलटवार का दावा किया है। ये यूक्रेन का 203 mm सेल्फ प्रोपल्ड गन है, लेकिन ऐसे हथियार रूस के घातक हथियारों के सामने बेहद कमजोर है। यूक्रेन की सेना का एक और वीडियो देखिए। यूक्रेनी ड्रोन रूस के एक टैंक की लोकेशन को ट्रैक करता है और फिर आर्टिलरी प्रहार से टैंक को नष्ट कर दिया जाता है। ड्रोन अटैक बढ़ने के बाद अब जगह जगह एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ सैनिक मौजूद हैं। आसमान में ड्रोन नजर आते ही अब ऐसा ही हमला किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है और सभी रीजनल मिलिट्री कमिश्नर्स को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने शर्त रख दी है कि जिन्हें अपने पद पर बने रहना है उन्हें फ्रंट लाइन पर जाकर युद्ध में शामिल होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन विजय का सीक्रेट रूट बेलारूस। राष्ट्रपति पुतिन का कोवर्ट ऑपरेशन बेलारूस की जमीन से शुरू हो चुका है। बेलारूस पुतिन की रणनीति का वो मोहरा है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अगर खतरे का अंदेशा होता है, आर्टिलरी या इन्फेंट्री नहीं बल्कि सीधे न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाया जाएगा। इस चेतावनी के कई गंभीर मायने हैं। ये धमकी सीधे यूरोप के लिए खतरा है। क्या सच में बेलारूस न्यूक्लियर हमले की तैयारी में है? वो ऐसा क्यों कर सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। बेलारूस के बॉर्डर पर जारी सैन्य गतिविधि में जरा भी इजाफा हुआ तो यूरोप पर न्यूक्लियर हमला तय माना जा रहा है। ये बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान से स्पष्ट है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। लुकाशेंको ने कहा है कि ना तोप, ना टैंक, ना पैदल सेना, सीधे न्यूक्लियर मिसाइल। ऐसा क्यों कहा, किन हालात में कहा, ये समझिए। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के नजदीक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। पोलैंड ने अलाइड फोर्सेस के 10,000 जवानों की तैनाती बेलारूस के नजदीक कर दी है। पोलैंड ने 200 से ज्यादा टैंक और सैन्य वाहन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। बेलारूस में कैंप बना चुके वैगनार की सबसे खूंखार टोली बॉर्डर के पास ब्यावोविएजा फॉरेस्ट रेंज में बेस बना चुकी है। बेलारूस बॉर्डर के पास लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। 1 अगस्त को बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर पोलैंड की वायु सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। यानी रूस के मित्र राष्ट्र बेलारूस की जंग नेटो सदस्य पोलैंड के साथ छिड़ने के पूरे आसार हैं। यूरोप में सबसे हॉट बॉर्डर बेलारूस पोलैंड बना हुआ है। इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो कहा वो यूरोप पर मंडराते न्यूक्लियर खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर हथियार तैनात हो चुके हैं और यही उसकी सुरक्षा गारंटी है। बेलारूस ने पोलैंड की सीमा से 140 किलोमीटर दूर ओसिपोविची शहर में स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में बेलारूस न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी में है? बेलारूस ये भूमिका बना चुका है कि पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया मिलकर उसकी जमीन पर हमला करने की तैयारी में है। आधार तैयार है, प्रहार कभी भी हो सकता है। जंग बेलारूस और पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया के बीच छिड़ने के आसार हैं। जंग में एक तरफ अकेला बेलारूस खड़ा होगा और दूसरी तरफ नेटो के 3 सदस्य देश, जिसका मतलब है नेटो के संपूर्ण 31 देश। बेलारूस के पास 62,000 एक्टिव जवान हैं, 3,44,000 जवान रिजर्व फोर्सेस में हैं। दूसरी तरफ नेटो के पास 1,35,00,000 जवान हैं। बेलारूस के पास 4,000 आर्टिलरी हथियार हैं। दूसरी तरफ नेटो के पास 28,000 आर्टिलरी सिस्टम है। इस लिहाज से देखा जाए तो बेलारूस और नेटो का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी रूस से मिले न्यूक्लियर हथियार ही है। जंग में रूस जरूर बेलारूस का समर्थन कर सकता है, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे बेलारूस जंग में उसका समर्थन कर रहा है। आधिकारिक तौर पर
रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी जमीन से यूक्रेन पर हमला नहीं किया गया। बेलारूस का दावा है कि उसका एक भी जवान युद्ध नहीं लड़ रहा है, यानी रूस भी बेलारूस का जंग में इसी तरह मददगार होगा। इसीलिए पूरी आशंका है कि बेलारूस पहली बार में ही न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा। रूस 1 साल से अकेला नेटो संगठन से युद्ध लड़ रहा है। रूस ऐसा करने में समर्थ है क्योंकि उसके पास हथियारों का अकूत भंडार है, लेकिन बेलारूस ऐसी स्थिति में नहीं है। तो अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो क्या होगा? बेलारूस के ओसिपोविची में 7 इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। इसकी मिसाइलों की रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। बेलारूस इनसे लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस ओसिपोविची से 290 किलोमीटर दूर है। लातविया की राजधानी रीगा मिन्स्क से 480 किलोमीटर दूर है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो बेलारूस बॉर्डर से 280 किलोमीटर दूर है। यानी तीनों देशों की राजधानी स्कंदर मिसाइल सिस्टम की रेंज में है। अगर बेलारूस पर हमला होता है तो लुकाशेंको बेझिझक न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। बेलारूस इसलिए भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का डर नहीं है। अगर हमला करने के बाद उसे दुनिया से अलग थलग कर भी दिया जाए तो रूस उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। दूसरे अर्थों में यह कहा जा सकता है कि नेटो को झुकाने के लिए हमला बेलारूस करेगा, लेकिन ये सब होगा पुतिन के इशारे पर। यानी बेलारूस से नेटो विजय का रूट पुतिन तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मजबूती का कारण अब तक हथियार थे, लेकिन नेटो के मोर्चे पर लीडर अमेरिका को कमजोर साबित करने का फॉर्मूला भी रूस के पास है। यह फॉर्मूला है सामरिक गठबंधन, जिसमें रूस के अलावा 3 और देश शामिल हैं। ये देश हैं चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और यकीन मानिए, इस अलायंस ने साबित कर दिया है कि अमेरिका भी इस बारूदी गठबंधन से डर गया है। आखिर कैसे हुआ अमेरिका के डर का खुलासा? देखिए ये रिपोर्ट। न्यूक्लियर हथियार से महाविनाशक रण की भूमि का ये केंद्र 3 तरह की व्यवस्था संभाल रहा है। पहला, यूक्रेन के बचे खुचे प्रशासनिक तंत्र का संचालन। दूसरा, रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा। और तीसरा, नेटो के साथ संबंधों की जमीन। लेकिन इस केंद्र में अचानक अव्यवस्था की खींच वाली हलचल बढ़ गई है। रूस के साथ जंग के बीच इस हलचल का कारण आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कारण है अमेरिका के वो रणनीतिक कदम जो इशारा कर रहे हैं कि अब जंग में नेटो देश यूक्रेन का साथ छोड़ सकते हैं। यानी अमेरिका बिना जंग के रूस को यूक्रेन तोहफे में दे देगा। कल्पना से परे, लेकिन ये सच है। हालात उस मुहाने पर पहुंच चुके हैं जहां से अमेरिकन सरकार को अपने देश के अस्तित्व और उसके सुपर पावर का तमगा छिन जाने की चिंता सताने लगी है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जिसने यूक्रेन की जंग से अमेरिका और नेटो की दूरी के संकेत दिए हैं। क्या रूस के मुकाबले यूएस की ताकत कम हो गई? या जंग में हार का डर अमेरिका में दिखने लगा है? या फिर क्या रूसी अलायंस की ताकत का यूएस को एहसास हो गया? ये सभी सवाल वाजिब हैं और वर्तमान स्थिति से इनका गहरा ताल्लुक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की जंग में रूस को मिल रही रणनीतिक बढ़त को देखते हुए अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इसमें रूस की अपनी एक अलग भूमिका है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन पहले अमेरिका पर खड़े हुए सवालों का जवाब देखिए। रूस के अलायंस में शामिल देशों पर यूएस का रुख नर्म हो गया है। अमेरिका अब ईरान को प्रतिबंध में ढील देने को तैयार है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया से भी अमेरिका चर्चा के लिए तैयार हो गया है। अब इसे रूस के मुकाबले कमजोर अमेरिका की रणनीति कहिए, या फिर यूक्रेन की जंग में हार का डर, या फिर रूसी गठबंधन की ताकत का एहसास,
अमेरिका पर उठे सवालों का जवाब यही है और खबर सूत्रों के जरिए बाहर नहीं आई है, बल्कि ये ईरान और नॉर्थ कोरिया के लिए खुले ऑफर है। अमेरिका की एनएससी के समन्वयक जॉन किर्बी ने खुद एक समाचार एजेंसी को बताया कि प्रेसिडेंट बाइडेन अपने कूटनीति का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। वो बिना किसी शर्त के नॉर्थ कोरिया से चर्चा को तैयार है। किम जोंग से परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात हो सकती है। वहीं इस बयान के ठीक एक दिन पहले ईरान के लिए भी कहा गया था कि अगर रूस को ड्रोन और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई ईरान बंद कर दे तो अमेरिका अपने लगाए प्रतिबंध से ईरान को राहत दे सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका और नेटो को रूस के सामरिक गठबंधन का डर सताने लगा है, जिसमें चीन भी शामिल है। लेकिन सवाल अब यह भी है कि इस डर में रूस की वो भूमिका क्या है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल रूस ने 2023 के लिए अपना रक्षा खर्च दोगुना कर दिया है। रूस इस साल 8.28 लाख करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र में खर्च करेगा। इस बजट से उन हथियारों का भी निर्माण होगा जो संधि के तहत बैन है। वहीं भारी हथियार का निर्माण युद्ध स्तर पर रूस में जारी रहेगा और यह संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि जंग के बावजूद रूस का वर्तमान बजट घाटे का नहीं बल्कि फायदे का है। इससे ऑयल और गैस सप्लाई से प्रॉफिट हो रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि खरीदारों की लिस्ट में अब भी यूरोप बना हुआ है, जबकि बैन के बाद चीन ने भी रूस से खरीद शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका पर पसरे डर की एक वजह चीन और रूस का साथ आना भी है, क्योंकि चीन पहले ही अमेरिका के लिए संकट बना हुआ है। ताइवान के मोर्चे पर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिका के मुकाबले चीन तेजी से हथियार बढ़ा रहा है। चीन अपनी नेवी को विश्व में सबसे बड़ी जल सेना बना रहा है। यही वजह है कि चीन भी अमेरिका के लिए पूर्व में जंग का खतरा बढ़ा रहा है। इस स्थिति में अमेरिका और नेटो के सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे वो अपने अस्तित्व को बचा पाए। इसलिए अमेरिका चाहता है कि रूस के गठबंधन को तोड़ दिया जाए, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया को तोड़कर भी जीत मिल सकेगी, ये नहीं कहा जा सकता। यूक्रेन के युद्ध का अब अगला और घातक चरण शुरू होने वाला है। यूक्रेन के पायलट अब अमेरिका के फाइटर जेट से रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पायलट ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब बहुत जल्दी अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच जाएंगे। लेकिन रूस ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रखी है। यूक्रेन के F-16 का मुकाबला करने के लिए रूस के सुखोई 57 तैयार हैं। टैंकों की जंग खत्म हो गई। रॉकेट लॉन्चर और बमों की बारिश भी रुक गई। मिसाइलों के कहर से कीव दहल चुका है। मॉस्को तक ने ड्रोन की दहशत महसूस कर ली है। अब वक्त फाइटर जेट्स की डॉग फाइट का है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का निर्णय अब F-16 और सुखोई 57 के बीच टक्कर से होगा। अमेरिका में यूक्रेन के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से अमेरिका से F-16 मांग रहे थे, लेकिन युद्ध में अमेरिका के फाइटर जेट्स के उतरने का एक ही मतलब था, यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। लेकिन अब जो बाइडेन ये बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से नहीं, डेनमार्क और नीदरलैंड से मिलेंगे। अमेरिका ने डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप देने की मंजूरी दे दी है। इन F-16 फाइटर जेट्स को यूक्रेन के एयरफोर्स के पायलट्स ही उड़ाएंगे। F-16 से ऑपरेशन के लिए यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। यूक्रेन तक जल्द से जल्द F-16 फाइटर जेट्स पहुंच जाएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने डेनमार्क और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रियों को एक चिट्ठी भेजी है। एंथनी ब्लिंकन ने इस चिट्ठी में लिखा है, मैं यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देने और काबिल F-16 प्रशिक्षकों से यूक्रेनी पायलट्स के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन जताने के लिए ये खत लिख रहा है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूक्रेन इस समय अपनी संप्रभुता पर चल रहे रूसी हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने में हर तरह से सक्षम हो। यानी युद्ध में अब बड़ा मोड़ आने वाला है।
रूस यूक्रेन युद्ध में जल्द ही अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स की एंट्री होने वाली है। F-16 मिल जाने के बाद न सिर्फ यूक्रेन का डिफेंस मजबूत होगा बल्कि उसका आक्रमण भी घातक हो जाएगा। इस साल के आखिर तक यूक्रेन को F-16 मिल जाएंगे, लेकिन रूस के पास F-16 का जवाब तैयार है। इस जवाब का नाम है सुखोई 57। पुतिन जानते हैं कि फाइटर जेट्स की एंट्री के साथ ही युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। यह युद्ध बहुत लंबा खिंच सकता है, इसलिए पुतिन ने रूस के सबसे ताकतवर और आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 57 को तेजी से बनाने का ऑर्डर दे दिया है। रूस की सेना को जल्द ही 71 सुखोई Su-57 फेलन फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। सुखोई Su-57 फेलन रूस का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला कर सकता है। अब तक दुनिया में कोई दूसरा फाइटर जेट नहीं बना जो इतनी ऊंचाई तक जाकर अटैक कर सके। ऐसी ऊंचाई पर फाइटर जेट को देखना तक मुश्किल हो जाता है। यानी जब F-16 और सुखोई Su-57 फेलन के बीच मुकाबला होगा तो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता रूसी जेट हमेशा हावी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस के खिलाफ जंग में मदद के नाम पर यूक्रेन को हथियार और बड़ी रकम मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि नेटो अपने दुश्मन रूस को यूक्रेन के सहारे नुकसान पहुंचाता रहे। लेकिन यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो यूक्रेनी सेना चाहती है वो उसे सही वक्त पर नहीं मिल रहा। फिर भी इस बार कुछ ऐसी मदद जारी हुई है जिसकी आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका होगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बार जारी मदद से यूक्रेन की हार टल जाएगी? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन को नए हथियार, नेटो टालेगा हार। यूक्रेन की जमीन पर जारी जंग का दायरा रूस ने अपनी रणनीति से विशाल आकार में बदल दिया है। रूस के साथ बेलारूस के भी जंग में उतरने के आसार बन गए हैं, जो बाल्टिक रीजन में बारूदी तबाही ला सकता है। लेकिन फिर भी एपिसेंटर यूक्रेन ही होगा। यूक्रेन में हार या जीत ही रूस का भविष्य तय करेगी। और जाहिर तौर पर यूक्रेन हार तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, इसलिए नेटो से हथियार देने की गुहार लगाई और नेटो ने सुनवाई पूरी की। यूक्रेन को नेटो के कई सदस्य देशों ने हथियारों की मदद देनी शुरू कर दी है। इनमें इस दौर का सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है जर्मनी। जिसने न सिर्फ मदद पैकेज का ऐलान किया बल्कि कई हथियार यूक्रेन को सौंप भी दिए। पहले हथियारों की लिस्ट देखिए, फिर हम आपको जारी किया गया सहायता पैकेज भी बताएंगे। यूक्रेन को जर्मनी ने 2 आइरिस-T मिसाइल सिस्टम, 2 पैट्रियट लॉन्चर, 46 सेल्फ प्रोपल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन गेपर्ड, 21,042 राउंड बुलेट, 2 सर्विलांस रेडार TRML-4D और 5,000 राउंड 155 mm कैलिबर के गोले सौंप दिए हैं। यूक्रेन को दी गई मदद सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि जर्मनी ने फाइनेंशियल तौर पर भी यूक्रेन के लिए सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा कर दी है। इस पैकेज के तहत 2023 में यूक्रेन को $5.9 बिलियन यानी 4,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं आने वाले सालों में करीब $11.42 बिलियन यानी करीब 9,50,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। लेकिन इस पैकेज में एक पेच ये है कि यूक्रेन को जो राशि दी जाएगी वो यूरोपियन यूनियन की मदद से जर्मनी हासिल करेगा। हालांकि ये टारगेट इतना कठिन नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को मदद देने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जिसका प्रमाण है मौजूदा स्थिति में दी जा रही मदद। स्वीडन ने 2,437 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। चेक गणराज्य ने भी अपने पुराने Mi-24V देने की तैयारी कर ली है। F-16 3 देश यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो चुके हैं।
इसके अलावा नेटो ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन का साथ तब तक दिया जाएगा जब तक रूस की हार नहीं हो जाती। और ये दावा या सूत्रों से मिली खबर नहीं है, बल्कि खुद नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ये ऐलान किया है। उनके मुताबिक यूक्रेन को बिना शर्त मदद लगातार जारी रहेगी। नेटो यूक्रेन का समर्थन हमेशा करता रहेगा। यूक्रेन की जीत तक नेटो की मदद जारी है। यानी व्यावहारिक तौर पर यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए बारूद के रूप में प्राण वायु मिलती रहेगी। लेकिन इसमें पेच ये है कि यूक्रेन को जिन हथियारों की जरूरत है वो सही वक्त पर यूक्रेन को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए यूक्रेन के सैनिक हौसला हार रहे हैं और रूस की आक्रामकता से यूक्रेन में तबाही का बवंडर नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की रेंज शॉर्ट या मीडियम है, जिससे रूस को कम नुकसान पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धरती के सबसे आखिरी कोने में भी महायुद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। नॉर्थ पोल के बर्फीले समंदर में रूस के परमाणु जहाज के सामने दुश्मन देश का जाबाज अड़ गया। देखिए कैसे आमने सामने आ गए महाबली, तो बर्फीले समंदर में मच गई खलबली। ये वो समंदर है जहां तापमान सर्दियों में -40 डिग्री और गर्मियों में -32 डिग्री सेल्सियस रहता है। जाहिर है समंदर के पानी पर बर्फ की परत बिछ जाती है। जब समंदर सफेद हो जाता है तो रूस का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बर्फ को तोड़ता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता है। कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों के बीच उत्तरी ध्रुव की हजारों किलोमीटर तक फैली इस बर्फ की चादर को तोड़ते हुए जब रूस का परमाणु आइस ब्रेकर 50 लेट पोबेडी आगे बढ़ रहा था, तो इस सफेद निर्जन समंदर में उसका सामना एक और विशाल जहाज से हो गया। एक तरफ था रूस का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 50 लेट पोबेडी और उसके बिल्कुल सामने सिर्फ कुछ मीटर के फासले पर था रूस के सबसे बड़े दुश्मन यानी नेटो के सदस्य देश फ्रांस का क्रूज शिप लेफ्टिनेंट कमांडेंट चारकोट। जमे हुए समंदर को चीरते हुए दो जहाज आमने सामने थे। फासला इतना कम रह गया कि एक बार ही लगा कि अब इस टक्कर को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन कुछ मीटर के फासले पर दोनों रुक गए। दोनों जहाजों के लोग डेक पर इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद फ्रांस के क्रूज शिप ने रास्ता बदला और आगे बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।